बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। पिछले एक हफ्ते के दौरान ये तीसरी सज़ा है जो कि इमरान खान को दी गई, उनकी अहलिया को भी इस पर सज़ा दी गई है। इद्दत पे निकाह का ये मुकदमा, ये मामला ट्रायल कोर्ट के सामने था, सीनियर सिविल जज इसकी समाअत कर रहे थे। आज इसका फैसला बाकायदा तौर पर सुना दिया गया। 7 साल की सज़ा दी गई है मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा को और इमरान खान साहब को 5-5 लाख जुर्माना अदा करने का भी कहा गया है। ये फैसला अब हमारे सामने है, जितने डिटेल्स हमारे सामने आ चुकी हैं बहुत ज़्यादा इसलिए तल्ख है ये कि इट हैज़ हिट इमरान खान होम। इस फैसले के बाद इसके महरक़ात, इसकी इम्प्लिकेशंस ऐसी हैं कि इमरान खान का घर इससे अफेक्ट हुआ है, उनकी ज़ाती ज़िंदगी, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी इस फैसले से अफेक्ट हो रही है। जो बात गौहर खान साहब ने कही, बादे नज़र में ये एक बहुत ही फजूल इल्ज़ाम था, एक गलत मुकदमा था जो कि बनाया गया। लेकिन सवाल ये है कि इस मुकदमे के कंप्लेनेंट खावर मानिका साहब थे। पहले कोई और शख्सियत थी, लेकिन उसके बाद खावर मानिका साहब ने बाकायदा तौर पर एज अ कंप्लेनेंट इसे लॉन्च किया एज अ प्राइवेट कंप्लेनेंट अदालत के सामने, और मामला अदालत के सामने रहा। जो शवाहिद गवाहान पेश किए गए कंप्लेनेंट विटनेस के तौर पर, उनमें ओन चौधरी साहब का नाम शामिल है, मुफ्ती सईद साहब का नाम शामिल है, खावर मानिका के एक मुलाजिम लतीफ़ का नाम उसमें शामिल है, जिन पर जिरा भी की गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पिछले एक हफ्ते के दौरान जिस तेज़ी से ये तीनों ट्रायल मुकम्मल किए गए, यानी इतनी लंबी समातें की गई जो कि मुल्क के जय्यद कानूनदानों के सामने इन बातों को अगर रखा जाए और रखा गया, ये सवाल बहसियत एक कानून के अदना से तालिब इल्म के मेरे सामने भी है, और मैं भी ये सोचने पर मजबूर हूँ कि क्या यहाँ पर इंसाफ हुआ या इंसाफ होते हुए नज़र आया। तो बदकिस्मती से जवाब नफ़ी में आता है। वो इसलिए कि जो मिसालें, जो प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया है, उसका अंजाम आगे जाकर क्या होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनरली अगर देखा जाए, और इमरान खान साहब खुसूसी तौर पर, जो उन्होंने पिछले 1-1.5 साल के अंदर जिस तरह की भी सियासत की गई, उनकी तरफ से जो कुछ किया गया, सानहा 9 मई जिस तरह से हुआ, बिल वास्ता बिला वास्ता, ये सब उसी का ही शाखसाना है। ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है कि इमरान खान साहब खुद को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ले गए थे। ये सब इसलिए हो रहा है कि इमरान खान पाकिस्तान की रियासत की आंखों में आंखें डालकर रियासती इदारों के ऊपर हमला करने वालों की पेट्रनेज में मुलव्वस थे। ये वो मौक़िफ़ है, ये वो स्टांस है जो कि रियासत की जानिब से लिया जा रहा है, जिसके ऊपर रियासत ना सिर्फ अब तक डटी हुई है, बल्कि ये फैसले भी अब हमारे सामने आ रहे हैं। इनकी इम्प्लिकेशंस क्या होगी, पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जाएगी, और आज जो फैसला हुआ है इस मुकदमे में, उसके बाद क्या ये सवाल पैदा होगा कि आने वाले अदवार के अंदर इस तरह के मुकदमों की अंबार लग जाया करेंगे, ज़ाती ज़िंदगियाँ भी डिस्कस हुआ करेंगी, कानूनी या गैर कानूनी एलिमेंट एक साइड पे, लेकिन क्या मोरालिटी की भी तमाम हदूद हम क्रॉस करते जा रहे हैं बाय द डे। ये एक सवाल अपनी जगह मौजूद है। जो मेरिट्स हैं इस केस के, मैं नहीं समझता कि हमें उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम एक सियासी पोलराइज्ड माहौल के अंदर हैं, और जहाँ पर हम घरों के अंदर अज़दवाजी ज़िंदगियों को, निकाह हुआ, इद्दत में निकाह हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो बातें अगर हम डिस्कस करना चाहें तो एट लेंथ कर सकते हैं, उनमें से सुकम भी निकाल सकते हैं, गलतियां भी पॉइंट आउट कर सकते हैं जो कि इमरान खान साहब की जानिब से, उनकी अहलिया की जानिब से हुई कानूनी तौर पर। लेकिन मैं समझता हूं कि इन चीज़ों से ज़्यादा हमें इस वक्त जो सियासी हालात हैं उन पर बात करनी चाहिए। लेकिन ये मुकदमा जिस तरह से आगे चला, जितने मुकदमे रिसेंटली आगे चले और जो इम्प्लिकेशंस हमारे सामने हैं, उनको एडजुडिकेट करने के लिए, उसके ऊपर बात करने के लिए मैं चाहता हूं कि हम अपने मेहमानों का तारुफ यहाँ पर करवाएं। हमारे साथ मौजूद है आमिर ज़ियाद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आमिर ज़ियाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हसन अयूब साहब नामवर सहाफ़ी हैं और बहुत सी ख़बरें भी अपने पास रखते हैं, बल्कि रिसेंटली जब ये सारी समातें हो रही थी तो आज भी सबसे पहले ख़बर उन्होंने ही अपने ट्विटर हैंडल पर इसको ब्रेक की कि इमरान खान साहब को किस दफ़ा के तहत सज़ा हो रही है। यासिर हकीम समा के नुमाइंदे हैं, रिसेंटली उन्होंने ये जो केसेस हैं इनको एक्सटेंसिवली कवर किया है। यासिर साहब, अगर आपसे ही मैं आगाज़ करूँ, ज़रा ये बताइएगा कि ये जो आपने भी एज ए जर्नलिस्ट आप मुख्तलिफ समातों को कवर करते रहे हैं, क्या गैर मामूली देखा है आपने पिछले एक हफ्ते में इन समातों के हवाले से? देखिए मुनीब साहब, गुज़िश्ता एक हफ्ते में अगर 3 मुकदमात की बात करें, जिसमें यह कंप्लेंट भी शामिल थी, साइफर केस, और उसके साथ साथ तोशा खाना रेफरेंस जो था साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और उनकी अहलिया के ख़िलाफ़, तो इन तीनों की जो समाअत थी वो बड़ी तेज़ी से मुकम्मल की गई।
और सबसे अहम बात यह थी कि साइफर का जो केस था उस समेत तोशा खाना में और इस केस में भी इमरान खान के और उनकी अहलिया की जानिब से जितने वकला थे वो उनकी कोशिश थी कि इनको इल्तवा दिया जाए, इनके फैसले जो हैं वो 8 फरवरी के बाद तक मुलतवी करवाए जाएँ और वो इसी बुनियाद पर मुख्तलिफ दरख्वास्तें हर समात पर फाइल करते थे। कभी वकला नहीं आते थे तो कोई ना कोई बहाना बना लिया जाता था, किसी हाई कोर्ट के आर्डर का जो है वो सहारा लिया जाता था, कोई नई दरख्वास्त डाल के इल्तवा मांगा जाता था और इसी इल्तवा के ज़रिए वो कोशिश कर रहे थे कि इस फैसले को इलेक्शन डे से आगे ले जाया जाए ताकि इन फैसलों का जो बानी पीटीआई हैं उनकी शख्सियत पर और पार्टी पर आने वाला जो डेंट है, जो इम्पैक्ट है, उसको किसी तरीके से रोका जा सके। लेकिन चूंकि उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हुई और उन्होंने जितने अपने कानूनी पॉइंट्स थे, जितने कानूनी हरबे थे, वो तमाम के तमाम इस्तेमाल कर लिए और वो कामयाब नहीं हो सके, जिसके बाद ये मुकदमात जो थे इनका बिल आखिर तेज़ी से ट्रायल हुआ और तेज़ी से ट्रायल होने के बाद मुकम्मल करके अच्छा, ये बताइए यासिर साहब, ये बताइएगा देखा कि अगर हम आज के केस पर आए, यासिर साहब अगर हम आज के केस पर आए, जरा ये मुझे बताइएगा कि जारी बात है ये एक जाती नौयत का मामला था ना, इसके अंदर एक निकाह की ऑथेंटिसिटी या उसकी लीगैलिटी अदालत के सामने थी कि वो कैसे हुआ, क्या हुआ। आज मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा भी थी, इमरान खान साहब भी वहाँ पर थे। इमरान खान साहब का आज बॉडी लैंग्वेज कैसे थी? वैसे तो बताया जाता है कि वो मजबूत हैं, डटे हुए थे। आज क्या फीलिंग थी उनकी इस मुकदमे के हवाले से, क्योंकि एक बड़ा जाती और सेंसिटिव नौयत का मुकदमा था ये। मुनीब साहब, दो आखिरी जो समातें थी आज की समात के अलावा, वो दोनों समातें बड़ी तवील थी। यानी जो 2 दिन पहले की समात थी वो 10.5 घंटे जारी रही और उस 10.5 घंटे की समात के दौरान हमने इमरान खान को काफ़ी कॉन्शियस पाया और उसके बाद जो गुज़िश्ता रोज़ समात हुई उस समात के दौरान भी 14 घंटे समात जारी रही। उस 14 घंटे के दौरान बानी चेयरमैन पीटीआई जो थे वो अदालत में वैसे घूमते थे, कभी हमारे पास आके कोई ना कोई चुटकुला छोड़ते थे और कभी किसी के पास चले जाते थे, कभी रोस्टरम के पास चले जाते थे। अपने वकला को बुला के मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ जाविये, मुख्तलिफ एंगल्स देते थे कि आप इस पर बहस करें, इस पर बात करें, इस तरह किसी तरीके से इस केस को आगे ले जाएं। लेकिन ये जो आखिरी 2 दिन थे, इन 2 दिनों में उनकी मूवमेंट कमरा अदालत के अंदर मैं ये कहूं कि 100 में से 10% भी नहीं थी। और जो कल गुज़िश्ता रोज़ गुजर गया, इस रोज़ तो उनकी मूवमेंट बिल्कुल ना होने के बराबर थी, 100 में से 2%। वो तकरीबन 3 दफ़ा हमारे पास आए, 2 दफ़ा वोट के रोस्टरम के पास गए और 1 दफ़ा उन्होंने सुपरिटेंडेंट अडेला जेल जो सामने खड़े थे उनके पास गए और उनसे कुछ सरगोशी की और वापस बैठ गए। सारे दिन में उनकी मूवमेंट नहीं थी। वो सुबह कमरा अदालत में आए और आकर बैठ गए और काफ़ी परेशान दिखाई दिया। आज भी जब उन्हें कमरा अदालत में लाया गया तो उनका हमारी तरफ जो है वो हाथ इशारा करके एक इशारा उन्होंने दिया कि आज भी विकेट उड़ने वाली है। वो 3 दिन पहले भी इस समात के दौरान हमें ये कह रहे थे कि आज उन्हें सज़ाओं की हैट्रिक हो जाएगी और कल उन्होंने हमें कहा कि मुझे ये उम्मीद थी कि मुझे सज़ाओं की हैट्रिक होगी, लेकिन जज साहब ने इस केस की समात जो है वो 1 दिन डिले की, इसलिए अब चलें, मेरी हैट्रिक तो नहीं लेकिन 1 ओवर में मेरी तीसरी विकेट आज गिरने वाली है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ भी ये समात जो थी वो मुकम्मल होने के बाद फैसला आज मुकम्मल किया गया। तो आज समात के दौरान जब फैसला सुनाया जाने लगा था और वो कोर्ट रूम में आए तो उन्होंने हमारी तरफ हाथ का इशारा करके आउट होने का इशारा किया और कहा कि आज उनकी तीसरी विकेट गिरने लगी है। मैंने साइफर केस को भी कवर किया, मैंने तोशा खाना रेफरेंस को भी कवर किया और कुछ समातें जो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की वहाँ पर जारी है, मैंने उन सारी समातों को डे 1 से लेकर जब से ये जेल ट्रायल्स शुरू हुए हैं आज तक कवर कर रहा हूँ और मैंने कोई समात मिस नहीं की। तो मैं आपको ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो इन रेफरेंसेस, इन मुकदमात और इस कंप्लेंट समेत जो कुछ उनके खिलाफ हो रहा है इस पर वो इतने पुरएतमाद नहीं है। वो दिखावा ज़रूर ज़ाहिर कर रहे हैं कि वो पुरएतमाद है, लेकिन मैंने उनको जहाँ तक ऑब्जर्व किया है वो पुरएतमाद नज़र नहीं आ रहे। लेकिन वो अपनी जब भी मीडिया इंटरेक्शन करते हैं तो उस मीडिया इंटरेक्शन के दौरान उनके टारगेट सिर्फ 2 होते हैं, एक टारगेट उनका एस्टेब्लिशमेंट है और दूसरा टारगेट उनका नून लीग है। और मैं ये बज़ाहिर समझता हूँ गुज़िश्ता 3 दिन में होने वाली जो अदालत के अंदर मूवमेंट थी और जो बातें हो रही थी उनको देख करके वो एस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ और सिर्फ इसलिए पिंच कर रहे हैं कि उनके साथ जो बातचीत है उसको आगे किया जाए और उस हवाले से बहुत शुक्रिया, मुस्बत चीज जो है वो बहुत शुक्रिया यासिर। आपने बड़ा मैं अपने हमारे नाज़रीन को भी बताया कि इमरान खान साहब का मोराल कैसा था या आज जो कुछ केस में हुआ अब बहुत ही अनकन्वेंशनल है जिस तरह से समाज सामने। बट आमिर जाज़ साहब, वेयर डू वी स्टैंड नाउ? अब बात यह है कि 3 मुकदमात के अंदर 3 दफ़ा सज़ाएं, ये सज़ाएं आ गई हैं। 10 साल साइफर केस, 14 साल
तोशाखाना रेफरेंस जिसमें मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा को भी इतनी सज़ा है, कुल मिला के 1.5 अरब से ज़्यादा का जुर्माना है, इसमें 7 साल सज़ा। ठीक है, ये कंकरेंट होती हैं, साथ चलती है, बट ये शायद इसीलिए है और क्योंकि अभी 2 मुकदमात बड़े रहते हैं, एक सो अलकादर ट्रस्ट भी रहता है और 9 मई के हवाले से केसेस के फैसले भी अभी रहते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ दी क्या हम कह सकते हैं कि इमरान खान साहब के लिए बस यही फेट है, इस फेट इज सील्ड एज फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न। ये बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि उनके लिए जो है सियासी मैदान तंग से तंग तर होता जा रहा है। और जब आपने कहते हैं ना कि हैट्रिक, जैसे आपके रिपोर्टर फरमा रहे थे कि हैट्रिक हो गई सज़ाओं की, तो मज़ीद 2 विकेटें और गिर सकती हैं आने वाले दिनों में। लेकिन देखिए, हमें जो समझना चाहिए कि लीगल उस पर ज़ाहिर है कि जो वकला हैं वो ज़्यादा अच्छी रोशनी डाल सकते हैं। हम बतौर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हम ये देखते हैं कि इसके इम्प्लिकेशंस क्या हो रहे हैं, और उसमें जो पूरी लड़ाई होती है वो परसेप्शन की लड़ाई होती है आजकल के दिनों के अंदर। अब उस परसेप्शन की लड़ाई में हम 2 तरह के लोग हैं। तो वो हैं कि जो बिल्कुल इमरान मुखालिफ हैं और समझते हैं कि इमरान साहब ने इतने मतलब है कि गलतियां की हैं, इस तरह के बकौल उनके के कोर्ट एंड कोर्ट जराइम में मुलविस रहे कि उनकी सज़ा बिल्कुल बनती है। दूसरे वो लोग हैं जो उनके हमदर्द हैं, उनको फॉलो करते हैं। फिर एक वो गिरोह भी है कि जो न्यूट्रल होता है और जो स्विंग जिसको आप कहते हैं ना कि वो मेरिट पे चीज़ें देख रहा होता है। ठीक। अब हमारी यहाँ बदकिस्मती से बाज़-औक़ात ये होता है कि आप सही काम भी अगर गलत तरीके से करें तो वो एक उसमें तनाज़ा खड़ा हो जाता है। अब जो पब्लिक परसेप्शन बन रहा है मुनीफ साहब, आपको इससे बेहतर मुझसे अंदाज़ा होगा कि उसमें लोग कह रहे हैं कि जी इन मुकदमात में रश किया गया, और जो इमरान खान के जो वकील जिस तरह के पॉइंट्स रेज कर रहे हैं तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। चलें पहले 2 केसेस को हम रख देते हैं कि जी तोशाखाना का बड़ा संजीदा मामला था, और उसके अलावा जो पहला केस था वो भी बड़ा मसला था, जो नेशनल सिक्योरिटी का साइफर का केस था। लेकिन ये जो तीसरा केस है, इद्दत केस जो है, वो बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए और बैनुल अक़वामी तौर पे भी एक आप मतलब है कि एक लोगों की ख्वाबगाहों में घुस रहे हैं, और इसके ऊपर लोग जो संजीदा लोग हैं वो उसको इसके ऊपर सवाली निशान ही खड़ा करेंगे। वो कहेंगे जिन ज़रख़े ज़हनों ने ये केस तैयार किया और जिस तरह से उस पर फैसला करवाया, तो उससे हमारा निज़ाम अदल जो है वो दुनिया में एक उसकी साख में इजाफा नहीं हुआ है, उसकी साख जो मज़ीद कमज़ोर हुई है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना कि बाज़-औक़ात एक जो जेन्युइन किसी ने गलती की, किसी जुर्म का इर्तिकाब किया, उसको आपने छोड़कर एक ऐसे केस को पकड़ लिया है, तो उसकी वजह से बाकी चीज़ें भी जो होती हैं वो आपकी डाइल्यूट हो जाती हैं, और उसमें फिर एक बिला वजह का एक तनाज़ा बन रहा है। तो मेरी नाक़िस राय में ये जो केस था, अगर वो मियाँ बीवी का मामला है और बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं, गुनाहों की बात अल्लाह मियाँ जानते हैं, जराइम जो होते हैं वो स्टेट को देखने होते हैं। तो यहाँ पर जब एक खातून ने कुछ कह दिया, एक उनके शौहर ने कुछ कह दिया, तो फिर बात खत्म हो जाती है। फिर सवाल निशान है कि मानिका साहब उस पूरे 3.5 पौने 4 बरस क्यों खामोश रहे, एकदम उनकी जो बिल्कुल ये बड़ा वैलिड सवाल है, क्योंकि मानिका साहब ने तो उस पूरे अरसे के दौरान मेरे ख्याल में हम तमाम सहाफ़ियों को इस बात का अंदाजा है कि वो किस तरह की पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, चले वो ना माने, लेकिन वो बहुत सी सहूलतें इंजॉय भी करते रहे, या उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर लबकुशाई नहीं भी की। उनका डिफेंस ये है कि शायद उनको डराया धमकाया गया था। बट हसन अयूब साहब, जहां हम आज खड़े हैं, ये सब कुछ हुआ, इसमें कंप्लेनेंट तो बहरहाल खावर मानिका है ऑन द फेस ऑफ इट, लेकिन इसके पीछे इंप्रेशन ये है कि नहीं, उनको भी कंप्लेनेंट बड़ा डिले में बनाया गया और वो आए, और उनके वकील भी वही हैं जो उनसे पहले वाले एक कंप्लेनेंट थे जिनके बारे में बार बार कहा जाता था भाई आपका तो लोकस स्टैंड ही नहीं है, आप क्यों कंप्लेनेंट बन रहे हैं। फिर खावर मानिका साहब आए और वकील वही हैं रिजवान अब्बासी साहब। अब मुझे बताएं इसका मकसद क्या था कि इस हद तक जाया जाए कि इमरान खान की अब मैं क्या कहूँ कि इस फैसले के नतीजे में तो जो इसके इम्प्लिकेशन है वो ये है कि वो जो उनका निकाह हुआ उसको अदालत ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया, गैर शरई डिक्लेयर कर दिया, मैरिज सेरेमनी को इस फैसले में लिखा है कि वो फ्रॉडुलेंट है। तो ये तो बड़ी डैमेजिंग बात है, बड़ी डैमेजिंग बात है। बस इसका पर्पस ही यही था, इस फैसले का जो आज का फैसला आया है, इसका पर्पस ये था कि मोरली जो है वो भी ये इतने को अच्छे हाई मोरल्स के ऊपर नहीं है। बात रियासत मदीना की करते हैं बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ, लेकिन अपना कंडक्ट इनका ऐसा है। क्योंकि टेरियन जेट वाइट वाला जो केस था वो केस खत्म हो गया, और देखिए बात ये है कि टेरियन वाला केस भी कोई मतलब कोई झूठा केस नहीं था, लेकिन उसमें उनकी बचत हो गई। और अब जो केस बना है, ये जो इद्दत में निकाह वाला केस है, ये तो इसमें जो एप्लीकेंट हैं जिनका लोकस स्टैंड जिस तरह बताते हैं कि खाबर मानिका साहब, तो अब उनका लोकस स्टैंड तो है ना जी, अब वो लोकस स्टैंड उनका है, तो फिर उन्होंने वो केस किया और उसमें वो विटनेसेस भी प्रोड्यूस कर दिए। अब कौन से उनके खिलाफ जो है वो गवाह हैं इस केस के अंदर, ओन चौधरी जो शादी जो निकाह की फोटोज पब्लिकली रिलीज की हैं
उसमें उन चौधरी साहब मौजूद हैं। फिर मुफ्ती सईद साहब जो निकाह खां हैं, उनकी भी जो है वो फोटो मौजूद है। तो इस चीज से तो इनकार नहीं है कि ये लोग वहां पर थे। अब क्वेश्चन तो ज्यादा आता है इन दोनों गवाहान के ऊपर, और जो खबर मानिका साहब हैं, जिनकी वो साहब अहली हैं, कि उन्होंने सच बोला या झूठ बोला। और अगर वो झूठ बोलते हैं वो जाने और अल्लाह जाने। लेकिन जो केस जो बन गया, जो साबित हो चुका है आज जो है वो ट्रायल कोर्ट में, ट्रायल के बाद, वो तो यही चीज साबित हुई है कि इन्होंने जो 496 के तहत जो है वो एक जुर्म किए और इस जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं। गो कि मैं पर्सनली इस तरह के इश्यूज के ऊपर बात इसलिए नहीं करता कि मैं खुद बहुत गुनहगार आदमी हूँ, और मेरा तो अल्लाह से दुआ है कि मेरे गुनाहों पर अल्लाह पर्दा डाल के रखे और बाकी लोगों के गुनाहों पर भी पर्दा ही रहे। लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी हैं, लेकिन मैं रियासत मदीना का दावेदार नहीं हूँ। मुनीफ फारूक साहब, मैं खुद को गुनहगार आदमी कहता हूँ। तो ये मोहतरम जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, तो ये खुद को बेसिकली अलमबरदार कहते थे रियासत मदीना बनाने का। तो फिर वो नवाज शरीफ साहब से जो मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा कि फिर इनको, अगर इनका खुद का ये किरदार है, तो फिर इनको रियासत मदीना बनाने की बात नहीं करनी चाहिए थी। ये बहस अभी चल रही है जी, इसके ऊपर अब मजीद बात करते हैं मुसर से, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। देखिए, कोई क्रेडिबिलिटी भी तो होती है ना प्रोसेस की। मैं मेरिट के ऊपर मैं और आप चले, हम बात नहीं करते इस केस के तो मेरिट पे मैं इसलिए बात नहीं करना चाहता क्योंकि वही मेरा भी आर्गुमेंट ये है कि यार ये घरेलू मामलात नहीं हमें करनी चाहिए। सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि कोई क्रेडिबिलिटी भी तो हो ना प्रोसेस की, जो कल कोई कह सके कि हाँ भाई इंसाफ हुआ नहीं, होते हुए नजर भी आया। जिस तरह से ये ट्रायल हुए हैं 14-14 घंटे का, आप भी साफी हैं, आमिर ज़िया साहब ने भी इस दस्त की सयाही में पता नहीं क्या कुछ हम सब ने देख लिया है। तो मुझे बताइए इस तरह ट्रायल कहां होता है? 12-12 14-14 घंटे का ट्रायल कोई इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा है इसके अंदर के लिए हमने किसी को फांसी की सजा सुनानी है? अच्छा, ये आप बात ठीक कह रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं। जो चीफ जस्टिस, जो साबिक चीफ जस्टिस थे गुलजार अहमद साहब, एक केस था, यानी उस केस में जब वो बैठे हुए थे तो 1 बजे का टाइम था कि 1:15 का टाइम था। तो जब वो वकील ने जो है वो दलाइल लंबे किए, तो जज साहब ने रिमार्क्स दिए। जो साबिक चीफ जस्टिस थे गुलजार अहमद, उस टाइम चीफ जस्टिस नहीं थे, सीनियर प्यूनी जज थे। उन्होंने कहा कि वो देखें जी वकील साहब, टाइम क्या हो गया है, 1:15 का टाइम हो चुका है, तो कोर्ट आवर्स खत्म हो गए हैं, तो बस आप जो है ना, अब केस हम आपका नहीं सुन सकते, एडजर्न करेंगे। तो वही चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब जब सीनियर प्यूनी जज ही थे, तो तलाल चौधरी वाला केस था, तो उन्होंने उनको जो कहा जी कि वकील को कि जी हम तो आज रात तक इधर ही बैठेंगे, हमारे पास कोई काम नहीं है और इस केस को हम सुनेंगे। तो देखिए, ये हमारी जो जजेस होते हैं उनके रवैये तब्दील होते रहते हैं। तो अब ये जो तीनों मुकदमात हैं, इसमें इनके वकला की जानिब से केसेस को लिंगर ऑन करने की कोशिश की गई, प्रोलॉन्ग करने की। आप खुद लॉयर हैं, जब जज समझ जाए, इस बात को भांप जाए कि जब डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो फिर वो रिएक्ट करता है। तो मेरे ख्याल से इन तीनों जजेस ने रिएक्ट किया है, क्योंकि बानी चेयरमैन की जो वकला की टीम थी, उन टीम ने जो है वो अदालतों के साथ इन जजेस ने रिएक्ट किया है या इन्हें रिएक्ट करवाया गया, तो खैर वक्त बताएगा आमिर ज़िया साहब। बट सवाल ये है कि अभी जो आर्ग्यूमेंट है, अब ये बड़ा तगड़ा है कि जी इसका शाखसाना शायद वही है ना कि 9 मई का ही हिस्से समहाउ उसी छतरी के नीचे है। बट क्या जो कि जी वो फाइनेंशियली भी करप्ट है, वो मॉरली भी दुरुस्त नहीं है, वो रियासत के लिए भी बड़े डेट्रीमेंटल साबित हुए हैं। और 9 मई का फैसला अभी आना है, 190 मिलियन पाउंड के अलकादर ट्रस्ट केस है, उसका फैसला अभी आना है। सो उस हिसाब से तो हम जिसे कहते हैं कि कील ठोक दिया गया है सियासी मामलात के ऊपर कि भाई आपका तो यही फेट है। तो फिर इसके बाद कोई स्पेस रहती है आपके ख्याल में, नोइंग द फैक्ट कि हमारे मुल्क में लोगों का रिवाइवल भी होता है सियासत के अंदर, लोग वापस भी आए हैं ज़ेर अताब होने के बावजूद। इमरान खान के लिए आपको क्या नजर आ रहा है सर? देखिए, पहली बात मुनीब, जो आपने खुद कहा ना कि क्रेडिबिलिटी ऑफ द ड्यू प्रोसेस वो बड़ी अहम होती है। अगर मजबूत केस हो और उसको अगर सही तरह से परस्यू नहीं किया गया, तो फिर उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा होते। तो मुझे जो अंदेशा है वो ये है कि हो सकता है कि साइफर का मुकदमा बहुत ज़बरदस्त मुकदमा, बिल्कुल फुल प्रूफ है जैसे स्टेट कह रही है, या तोशा खाने का इसी तरह है। इसको तो मैं तीसरा मुकदमा तो हमारी तो समझ में नहीं आता। तो जो ये ख्वाबगाह वाला है कि जी आपने इद्दत वाला, तो उसमें आपने उसको क्वेश्चनेबल बना दिया।
तो हम जैसे लोग ये कहते हैं, और सारे पाकिस्तानी, बहुत सारे पाकिस्तानियों की ये होगा कि जी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को आप फॉलो करें। फिर दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो 9 मई के वाक़यात हुए थे उसके बाद मतलब है कि जो हम देखते हैं कि रियासती इदारों में उस पर इतना बड़ा उनका रिएक्शन आया, रद्देमल आया, और ज़ाहिर है कि कभी पाकिस्तान में इस तरह का वाक़या कभी हुआ नहीं था। तो फिर आपको उसी केस में जो असल जो वजह है, जो सबसे बड़ा जुर्म है बकौल मतलब है कि रियासत के, उसी केस को चलाते उसमें सजा देते। जब आप दाएं बाएं की गलियों में जाने लगते हैं कि इद्दत खाबगा के केस में चले गए, इद्दत के केस में चले गए, तो आप जो असल इशू है उसको डाइल्यूट कर देते हैं। होना ही चाहिए कि लेजिटिमेट किस्म का केस हो और उस केस को ड्यू प्रोसेस के तहत आप उस शख्स को, जो भी शख्स हो, नॉट जस्ट ये इमरान, वो उसको सजा दें। आखिरी बात जो आपकी यहाँ थी कि पोलिटिकल रिवाइवल होता है, हमने तो कई मरतबा देखा इन गुनाहगार आंखों ने 30-32 बरस की सहाफत में कि जिनको हम लोगों ने यकसर रूल आउट कर दिया था, वो माशाल्लाह आज दोबारा आए, बार बार आए, हर बार मरतबा रूल आउट किया गया, दोबारा आए। तो कोई वजह नहीं कि आने वाले दिनों में फिर कुछ 2-4 साल के बाद फिर एक जगह बन जाए और लोग इसी तरह, जिस तरह वो कह रहे हो कि जी ये गलती थी, अब वो कह रहे हो जी आज जो हुआ वो गलत हो रहा है। तुम्हारी सियासत में और हमारी उसमें बहुत बार ऐसा हो चुका है। ठीक, हमें बड़ा कॉशियस होना चाहिए और उसकी इम्प्लीकेशंस बहुत खतरनाक है ठीक पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल हमें इस्तेकाम की जरूरत है, हमें मजबूत हुकूमत की जरूरत है जो पाकिस्तान के मसाइल को हल करे, लेकिन उसके आप बुनियाद में टेढ़ापन लेकर आ जाएंगे तो फिर बात बनेगी नहीं। बिल्कुल ठीक। टुवर्ड्स द एंड ये हसन अयूब साहब ये बताइएगा कि ये जो अब एक बड़ा गर्म है ये खबर, अब ये मुस्लिम लीग नून से इसका ताल्लुक है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड कि मुल्क में जो वफाक की सतह पर कोई ऐसी हुकूमत बनेगी जो कि एक मखलूत हुकूमत होगी, और शायद जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब ने फैसलाबाद में भी शहबाज शरीफ साहब को एड्रेस करके कहा कि शहबाज शरीफ साहब 5 साल में कोई बेरोज़गार नहीं रहना चाहिए, तो उससे तासुर ये मिल रहा है कि ये ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुका है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब के अंदर अगर मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाती है तो वो वज़ीर आला होंगी और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे। एक मखलूत बहुत ज़्यादा हुकूमत को नवाज शरीफ साहब नहीं हेड करना चाहेंगे। क्या इस खबर में या इस तासुर में वज़न है या सदाकत है इसके करीब करीब? अच्छा, मेरी इस हवाले से जो है ना वो जो इन्फॉर्मेशन यही है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी प्राइम मिनिस्टरशिप के उम्मीदवार हैं और शहबाज साहब नहीं हैं, और शहबाज शरीफ साहब के भी उम्मीदवार जो प्राइम मिनिस्टरशिप के नवाज शरीफ साहब ही हैं, और सीएम पंजाब के हवाले से भी कोई फैसला नहीं हुआ। ये तो बेसिकली जब मेजॉरिटी उनके पास कितनी मेजॉरिटी आती है उसको देखकर फैसला होगा। ये भी हो सकता है कि सीएम पंजाब जो है वो शरीफ फैमिली से ना हो। ये तमाम लोग क्यों इस तासुर को लेकर बैठ चुके हैं कि जो सीएम पंजाब है वो शरीफ फैमिली से ही होगा। ये तो स्वाबदीद होगी नवाज शरीफ साहब की कि वो एक्स को, वाई को, जेड को या किसी को भी जो है वो वज़ीर पंजाब बना दे, जब वो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर लगा दे। लेकिन नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो है वो पार्टी के अंदर इत्तेफाक है कि वही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होंगे अगर उनकी पार्टी को अक्सरियत मिलती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया हसन अयूब साहब आपका और जनाब आमिर जाद साहब आपका प्रोग्राम में इसके में आपने हमारा साथ दिया। प्रोग्राम में वापस आएंगे जी ब्रेक के बाद। जो फैसले हुए उनकी कानूनी हैसियत क्या है, और पहली स्टेज पर चाहे वो नैब रेफरेंस वाला मामला है तोशाखाना का, चाहे वो साइफर वाला मामला है, चाहे वो ये इद्दत में निकाह वाला मामला है, इनका अगली स्टेज क्या है, इमरान खान साहब को या उनकी अहलिया को अदालत से फौरी तौर पर रिलीफ क्या मिल सकता है। ब्रेक के बाद हमारे साथ पिछले एक हफ्ते के अंदर 3 मुकदमात, चाहे वो साइफर केस का फैसला हो, चाहे तोशाखाना नैब रेफरेंस या अब इद्दत में निकाह का केस, तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के पास या उनकी अहलिया के पास क्या कानूनी गुंजाइश है, ये मुकदमात किस तरह से पैन आउट करेंगे, सियासी इम्प्लीकेशंस तो हमने डिस्कस कर ली, कानूनी ऑप्शंस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब अहमद अवैस साहब, इमरान खान साहब के वकील भी रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब जहांगीर जदून साहब माहिर कानून है और साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद है, आपका भी जहांगीर जदून साहब बहुत शुक्रिया। अहमद अवैस साहब, सबसे पहले अगर हम मेनली बात की जाए केसेस के हवाले से, तो जैसे अब आज फैसला आया ये इद्दत में निकाह वाला, पहले भी 2 फैसले आ चुके हैं, ऑप्शन क्या है कानूनी तौर पर इमरान खान साहब के पास या उनकी अहलिया के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तीनों केस आप क्योंकि माशाल्लाह खुद बैरिस्टर हैं, कानून की तमाम जो उतार चढ़ाव है उसको समझते हैं, अदालती मामलात से वाकिफ़ हैं, ये फैसले जो हैं आप देखिए कि कोई ट्रायल मुकम्मल हुआ है आर्टिकल 10A के टच स्टोन के ऊपर किसी एक केस को आप कह सकते हैं कि ये जो है इसने कॉन्स्टिट्यूशन की और आइन की रिक्वायरमेंट जो है और कानून की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी की हुई है इस ट्रायल के अंदर? तो आंसर इज नो। ठीक।
एक को कहीं पे C-42 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का मौका नहीं दिया गया, कहीं उसको डिफेंस का मौका नहीं दिया गया, कहीं डिफेंस काउंसिल जो है वो प्रोसिक्यूशन ने प्रोवाइड कर दिए और वो हेस्ट के अंदर कहा कि जी आज ही रात को फैसला होना है। बात आप देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन है जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी को ये तीनों ट्रायल कोर्ट्स के फैसले जो हैं वो रात 10-10, 12-12 बजे तक अदालत में बिठाए रखता है और मजबूर करता है कि यहाँ से उठना नहीं है तुमने। ये कौन सी ताकत है? क्या चाह रहे हैं पाकिस्तान में, क्या करना चाह रहे हैं? नेकेड डेस्पोटिज्म तो आ चुका है यहाँ पर। नेकेड आप देखिए, जब एक तरफ से इस अंदाज के अंदर मामला चलेंगे तो आप देखिए कि क्या होगा। ये तो पेंडुलम है, आज इधर है कल ये उसका एब्सोल्युटली ये मैं करेंगे बिल्कुल ठीक है। ये अगर मैं इसको जरा थोड़ा सा आगे ले जाऊं जहांगीर जिंदून साहब, ये बहसियत वकील जारी बात है हम आप लोगों से सीखते हैं, अहमद अवैस साहब हमारे उस्ताद हैं, आपसे हम सीखते हैं। मुझे बताएं कि ये आपने ट्रायल्स भी देखे, सब कुछ देखा है, जिस तरीके से ये सिलसिला चल रहा है, एक तो बड़ा ख़तरनाक प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं, साथ जो केस आज आया जिसका फैसला आज आया ये बड़ा डैमनिंग है, रादर बड़ा डैमेजिंग है फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज ऑल्सो, कि आप घर तक पहुंच गए। ठीक है, साहब का शौहर कंप्लेनेंट है इसके अंदर, बिल्कुल ठीक है, साहब का शौहर कंप्लेनेंट है और उन्होंने कहा कि जी ये इद्दत में निकाह हुआ और जो फैक्ट्स उन्होंने बयान किए वो काफ़ी मतलब ऐसे हैं, उनके अंदर काफ़ी मवाद है। जिस तरीके से ट्रायल हुआ, क्या वो इस सारे प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान नहीं उठा रहा, या क्रेडिबिलिटी की अहमियत कम हो जाती है जब हकायक मजबूत हो? आपका क्या टेक है सर? सबसे बड़ी बात ये हम एज ए वकील हमें एडमिट करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल लोगों का ट्रायल होता है, चाहे जिसका भी हो, ये नहीं, ये कोई एक्सेप्शन नहीं कि इनका आज ट्रायल हो रहा है तो सारी अदालतें में बैठ गई हैं, सब कुछ फना हो गया है। ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री है पिछले 76-70 साल की, कि जब भी किसी पॉलिटिकल लीडर का ट्रायल हुआ है तो उसका जो ट्रायल कोर्ट होती है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई बहस करना चाहता है कर ले, जितनी मर्जी बहस कर ले। अब हम ये बात जब 2017-18 में हमने की जी ये नैब कोर्ट के जज या ये इन्फ्लुएंस्ड हैं, ये जो मियां नवाज शरीफ को सजा दे रहे हैं, ये गलत दे रहे हैं, तो कोई उस वक्त कोई PTI का बंदा, एक अहमद खान के सिवा वो सेक्शन उन्होंने कहा था ज्यादती हुई है, या आज उसने गौर ने कहा जी उनके साथ ज्यादती हुई है, कोई PTI का रीजनेबल माइंड भी ये नहीं कहता। वो कहते जी ये तो बड़े हीरे जज हैं, ये तो नैब के अंदर बड़ा मेरिट पे फैसला है। बिल्कुल। तो मैं ये रियलाइज करता हूँ कि PTI वालों को थोड़ा सेंसिबली बिहेव करना चाहिए जब दूसरे के खिलाफ केस होते हैं। आज तो हम देखें ना, हमारा तो स्टांस वही है, पर्सनली मेरा स्टांस तो वही है कि उस वक्त भी कोर्ट इंडिपेंडेंट नहीं थी और आज भी ट्रायल कोर्ट इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन इनको भी खुदा के नाजर जान के ये कहना चाहिए कि जब किसी दूसरे प्राइम मिनिस्टर को सजा होती है तो आप मिठाइयाँ बांटते हैं, आप कहते हैं जी आज नवाफल अदा करें, जी आज सबसे बड़ा मुजरम जो है वो अंदर हो गया। तो खुदा के लिए अपने इस माइंड सेट को चेंज करें, आप हकीकत पे बात करें, और आपको इसमें जरूरत होनी चाहिए कि आप अगर लीडर के खिलाफ भी आप सही बात करते हैं तो आप कर सकें। आपका लीडर, आप उससे डरे मत। आपको नहीं कहता, मुझे तो आज दिन तक किसी ने कहा जी आप अगर मेरिट पे बात की आपने गलत की है। मैं तो कह सकता हूँ अपनी जरूरत के साथ कि जी कोर्टें जो है जब पॉलिटिकल लीडर का ट्रायल करती हैं, कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो इंक्लूडिंग इमरान खान, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होती। और ये हमारी आज नहीं है, पूरी जो है बिग स्टेटमेंट टू मेक। बट सर एक बात, अब जो आज केस हुआ है बदकिस्मती से उसका जो इम्पैक्ट है कानूनी तौर पर, कि वो जो फैसला मैंने पढ़ा है कि उन्होंने इस शादी को फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर किया, उन्होंने कहा जी कि वो जो उनका निकाह हुआ था वो गैर शरई है, इल्लीगल है। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये आता है एज अ कॉन्सिक्वेंस के वो एग्जिस्ट नहीं करता मैरिज, या वो निकाह एग्जिस्ट नहीं करता। तो कानूनी ऑप्शन क्या है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के पास? जहांगीर जिंदून साहब पहले आप बताइएगा, फिर मैं अहमद अवैस साहब के पास जाता हूँ। जहांगीर जिंदून साहब पहले आप बता दें। ये देखिए, मैं तो बहुत माजरत के साथ मैं इस केस से मुझसे सवाल पूछे कि काफ़ी जब से केस चला था मैंने किसी का जवाब नहीं दिया। देखिए ना, अगर उन्होंने और केस बना दिए तो ये ज़रूरी नहीं था कि आप उनके अंदर जो है बेडरूम का भी केस बनाए, आप अंदर घुस जाएं, और ये बहुत बड़ा मतलब है बिलो द बेल्ट केस बनाया गया। मैं इस पर कोई कमेंट्स भी नहीं कर चाहता। और मैं क्योंकि बाकी केस आप बना रहे हैं, 14 साल सजा देने, चाहे वो झूठे हैं सच्चे हैं, 10 साल दे रहे हैं, 7 साल दे रहे हैं, तो क्या एक औरत खुद कहती है कि मेरा, चाहे वो गलत ही कह रही है। देखें ना, देखें हमारे पास कितनी फैमिली केस आते हैं, बाज़ औक़ात जो है वो चाइल्ड उस पे पैटर्निटी के इश्यूज होते हैं, जो है इशू बन जाते हैं, कोई रिकग्नाइज नहीं करता, कहता है जी मेरा बेटा बेटी नहीं है। लेकिन अदालतों ने कहा है कि जब प्रॉपरली वेड लॉक होता है तो उसके अंदर जो भी बच्चा पैदा होता है वो उन्हीं का होता है, कोई दूसरा बंदा क्लेम नहीं कर सकता। इस तरह हमने एक फैमिली को, एक मैरिज सिस्टम को बचाना होता है। कोर्टों ने आज तक यही कोशिश की है कि जो फैमिली लाइफ होती है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन माजरत के साथ ये जो फैसला दिया है, ये मेरे ख्याल में तो
ठीक नहीं है और ये भी किसी दबाव का ही नतीजा है। अहमद अवैस साहब, कानूनी ऑप्शन क्या है कि इसको फौरी तौर पर इस फैसले को मुअत्तल कैसे करवाया जा सकता है, ये जो आज आया है जी इद्दत बिन निकाह वाला? देखिए, मुअत्तल तो खैर इसकी हाई कोर्ट ही में ये इसकी जो होगी ना, हाई कोर्ट में जाना होगा। लेकिन मैं आपको एक बात थोड़ी सी बता दूं। जी सर। ये फैसला जो है ये अपनी मिसाल आप है इस लिहाज से कि इस्लामी शरा के पेश नज़र और कानून कुरान शरीफ के अहकामात को, उसके मैंडेट को सामने रख लीजिए तो जो, और इसमें इसके ऊपर मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये फैसला आने से पहले 2022 में लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट भी आई हुई है बिल्कुल इस इशू के ऊपर। और उस जजमेंट में उन्होंने, उसके फैक्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, उसमें उन्होंने एक औरत ने जाके एक डिक्लेरेशन का सूट दायर कर दिया कि जी मेरी जो शादी डिसॉल्व कर दी जाए, मेरी निकाह जो है इसको तोड़ दिया जाए, मैं तलाक ले रही हूँ। और एक तरफा डिग्री ले ली उसने। अच्छा जी। खावंद को नोटिस पहुंचा ही नहीं या वो पेश नहीं हुआ। और एक तरफा डिग्री जिस दिन होती है उससे अगले दिन उसने एक और आदमी से शादी कर ली। अच्छा जी। उसके खावंद ने, उसके जब वो एक्स हस्बैंड बन गया, उसने उसके खिलाफ कंप्लेंट दायर की सेशन कोर्ट में कि ये तो इसने जो है ये फॉर्निकेशन की है और ये इसने, हाँ, फॉर्निकेशन का केस है और ये इसने विद इन द इद्दत पीरियड जो है ये इसने फौरन निकाह किया और ये इस तरीके से ये एक तरफा डिग्री थी। वो एप्लीकेशन वाज टर्न डाउन। उसके अगेंस्ट वो हाई कोर्ट में चली गई। जस्टिस ज़िया बाजवा साहब, अली ज़िया बाजवा लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने भी वो रिट जो है वो डिसमिस की और उसमें अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दी लिखकर। उन्होंने कहा कि ये मैरिज जो है इसको आप ये इर्रेगुलर मैरिज कह सकते हैं टिल द टाइम कि वो मुद्दत पूरी हो जाए। ठीक। जो ही वो मुद्दत पूरी हो जाएगी ऑटोमेटिकली मैरिज विल बिकम रेगुलर। ठीक है, नंबर एक। ठीक। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि ये 6 साल के बाद जी देखिए उस इद्दत के पीरियड के पूरे होने के, शादी होने के 6 साल के बाद एक्स हस्बैंड आके ये कंप्लेंट कर रहे हैं। आप सोचिए तो सही। और कुरान शरीफ के मुताबिक ये ही इज लायबल टू बी पनिश्ड। ये तो, इसको तो वही सजा होगी क्योंकि उसमें फॉर्निकेशन का जो केस होगा उसके अंदर आपको मालूम है कि उसमें अगर वो रिक्विजिट विटनेसेस जो मुत्तकी और परहेजगार भी साबित ना होती हों जी, तो वो तमाम वो जुर्म साबित नहीं होगा और वो जुर्म का जो जिसने ये इल्ज़ाम लगाया है उसको सजा दी जाएगी। ठीक। ये ऐसा फजूल केस और इतना और इमोरलिटी की इंतहा है ये। जी सही। आप ये तो आपने फैमिली सिस्टम को ब्रेक कर रहे हैं इस तरीके से बात करके। एक बदकिस्मत दिन, बदकिस्मत फैसला, और पता नहीं ये सियासत की भेंट है या क्या, निज़ाम इंसाफ के ऊपर भी सवाल ज़रूर है, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के हवाले से भी एक सवाल ज़रूर है। कंप्लेनेंट साबिक हस्बैंड है, इतना अरसा गुजरने के बाद उन्होंने कंप्लेंट की। बहरहाल फैसला आज हमारे सामने है। तकलीफ दह दिन है पाकिस्तान की सियासत में, और कोई इस पर बगलें बजाने का या इसको अप्रीशिएट करने का तो कोई तुक ही नहीं बनता। प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।